हमने oogenesis में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे अंडाणु का फॉर्मेशन हो जाता है फीमेल की बॉडी में। अब हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा अंडाणु यानी कि ओवम बना उसकी संरचना कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैंने ओवम का स्ट्रक्चर बनाया है। ये ओवम जो है वो ह्यूमन का है यानी कि मानव का है। आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन है, मानव है, वो सबसे अधिक विकसित स्तनी प्राणी है और इसमें जो अंडाणु पाया जाता है वो अन्य सभी जो मैमल्स होते हैं उनके ही समान यानी कि उनके ही जैसी संरचना का पाया जाता है। अब यदि हम बात करें ओवम की, तो जो ओवम होता है, मनुष्य के जो ओवम रहते हैं उस ओवम में यौक नहीं पाया जाता है। यौक नहीं पाया जाता है। यौक नहीं पाए जाने के कारण इसे आपीतकी कहते हैं। आपीतकी यानी कि जो हमारा मनुष्य है उसमें जो ओवम पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, उसमें यौक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और यौक नहीं पाए जाने के कारण इसे आपीतकी कहते हैं। फिर इसके बाद यदि हम देखें जो ओवम है उस ओवम में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव रहता है और इस केंद्रक के बाहर ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। तो देखिए कि जो कोशिका के केंद्रक के बाहर जो द्रव रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और यहाँ पे हम ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए ओवम के न्यूक्लियस के बाहर का जो द्रव रहेगा उसे हम साइटोप्लाज्म ना कहकर उसे हम ooप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो ooप्लाज्म है इसमें यौक बिल्कुल भी नहीं है और ये जो ooप्लाज्म है वो एक पारदर्शक पतली झिल्ली से घिरा रहता है और ये जो मेम्ब्रेन रहती है इस मेम्ब्रेन में बिल्कुल भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती और ये जो मेम्ब्रेन रहती है वो सिक्रेशन यानी कि स्त्राव कर सकती है। तो जो हमारे ओवम का न्यूक्लियस है और इसका जो ooप्लाज्म है इसके चारों तरफ एक पारदर्शी और अकोशिकीय स्त्रावी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली के लिए हम जोना पेल्लुसिडा कहते हैं। ये जो झिल्ली है इस झिल्ली के लिए हम जोना पेल्लुसिडा कहते हैं। अब ये जो जोना पेल्लुसिडा है इसके चारों तरफ बहुत सारी संख्या में अवशेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल, अवशेषी, वेस्टिजियल अवशेष यानी कि जो पाई तो जा रही है लेकिन उनका कोई भी वर्क नहीं है, तो इसे हम अवशेषी कहते हैं। तो ये जो बहुत सारी अवशेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं इस पूरे स्तर को हम एक साथ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा, इसे हम जो कोरोना रेडिएटा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन कोशिकाओं को हम फॉलिकल सेल या डिम्ब पुट्टिका या पुट्टिका कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके बाद इसमें जो आपके लिए उंगली के समान प्रवर्ध दिख रहे हैं यानी कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये देखिए फोल्ड है थोड़ा सा। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर के लिए हम डेस्मोसोम्स कहते हैं, डेस्मोसोम्स, और इन्हें हम माइक्रोविलाई या मैक्रोविलाई भी कह सकते हैं। ये जो उंगली के समान जो ये जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर खिंच जाती है और थोड़ी सी धंस जाती है और धंसने के बाद ये उंगली के समान दिखाई देती है और इस स्ट्रक्चर के लिए हम डेस्मोसोम या मैक्रोविलाई कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ वाइट लाइन मेम्ब्रेन यानी कि श्वेत रेखा झिल्ली भी होती है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन भी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा ह्यूमन है इसके ओवम में यौक नहीं है और जोना पेल्लुसिडा एक पारदर्शी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है और इसमें कोशिका द्रव यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म, जिसे हमने ओवम के स्ट्रक्चर में ooप्लाज्म का नाम दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का जो अंडाणु या जो ओवम होता है वो कैसा होता है, तो ये आपीतकी यानी कि यौक नहीं पाया जाता, आपीतकी होता है।
oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एग का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म किस प्रकार से बना और ओवम का स्ट्रक्चर भी हमने देखा। अब हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा स्पर्म, मैच्योर स्पर्म है, वो किस तरह से दिखता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन में जो स्पर्म रहता है वो अन्य सभी के समान ही होता है। और जो स्पर्म है, स्पर्म की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट है हेड, सेकंड है मिडिल पीस और थर्ड है हमारा टेल, यानी सिर, मध्य भाग और पूंछ। इन तीनों भाग में हमारे स्पर्म का जो शरीर है वो बटा हुआ रहता है। आपको पता है कि जो हेड है, हेड में एक जो हमारे स्पर्म का हेड रहता है, उस हेड में ये ऊपर का जो कवर है, इस कवर के लिए हम पेरीएक्ट्रोसोमल साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस पेरीएक्ट्रोसोमल साइटोप्लाज्म के नीचे एक और रचना पाई जाती है। ये जो रचना होती है वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय द्वारा निर्मित रहती है। इस रचना का जो नाम है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। अभी जो एक्रोसोम है, इसका वर्क ये है कि जो हमारा स्पर्म है वो जब एग को क्रॉस करने जाता है, तो उस एग को क्रॉस करने में जो हमारा एक्रोसोम है वो अंडाणु भेदन में सहायता करता है। ये कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स स्त्रावित करता है, जैसे कि स्पर्मोलाइसिन एक हार्मोन है, उसको स्त्रावित करता है, जिससे जो हमारा एग है उसे ये क्रॉस कर सके, स्पर्म उसे क्रॉस कर सके। इसके बाद जो हेड है, हेड में जो कोशिका द्रव रहता है, उस कोशिका द्रव के नीचे एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। सिर के पिछले भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक, ये हमारा केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। देन इसके बाद जो हमारा स्पर्म रहता है वो एक कवर से ढका हुआ रहता है। इस पूरे कवर के लिए हम कैप्सूल बोलते हैं। और इस जो हेड के बाद मध्य भाग रहता है, यानी कि जो मिडिल पीस रहता है, इस मिडिल पीस में ये जो है प्रोमैक्सिमल यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। इस समीपस्थ सेंट्रियोल का वर्क ये होता है कि ये जो है इसे ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जो हमारा समीपस्थ सेंट्रियोल होता है वो हमारे फ्लेजिला के लिए, फ्लेजिला जिससे मूवमेंट करता है, उस फ्लेजिला के लिए बेसल बॉडी का वर्क करता है। और इसके बाद जो एक और सेंट्रियोल पाया जाता है उसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ये हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था और ये हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल यानी कि दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। इस दूरस्थ सेंट्रियोल यानी डिस्टल सेंट्रियोल से फिलामेंट्स निकलते हैं। इन फिलामेंट्स के लिए हम अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट्स बोलते हैं। अब एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरल यानी कि कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया रहती हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके लिए स्पिरल माइटोकॉन्ड्रिया है, कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारे स्पर्म को, आपको बताया था कि जो स्पर्म होता है वो परिपक्व होता है, चल होता है, पतला होता है, और उसमें जो टेल होती है वो उसकी सहायता से गति करता है। ये जो टेल है, इस टेल को गति करने के लिए, मोशन करने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। और ये हमारी टेल है और इस टेल की सहायता से हमारा जो पूरा स्पर्म है वो मोशन करता है। और सबसे लास्ट में एक रिंग सेंट्रियोल होता है और एक थिक फाइबर यानी तंतुओं का एक मोटा गुच्छा पाया जाता है जिसे हम थिक फाइबर कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा स्पर्म है वो, उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, हेड, मिडिल पीस और टेल। और जो हमारा शुक्राणु या जो स्पर्म होता है ये लगभग 5 माइक्रो इसकी लंबाई होती है। 5 माइक्रो ये लंबा होता है, पतला होता है और अंडाणु भेदन करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। और ये जो हमारा मेल गैमेट कहलाता है। और ये जो स्पर्म होता है वो अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है। तो हमने देखा कि स्पर्म की संरचना किस प्रकार थी और उस संरचना में जो भाग थे जैसे कि एक्रोसोम, उसके क्या वर्क थे।